हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल राज गुरुकुल एकेडमी पे। जैसा कि इसके पहले हम लोग भारतीय संविधान के सीरीज के बारे में पढ़ चुके हैं, अनुसूचियाँ पढ़ चुके हैं, भाग पढ़ चुके हैं और जो है कि भारतीय संविधान का निर्माण पढ़ चुके हैं। आइए आज अपने यूट्यूब चैनल के अगले वीडियो में देखते हैं हम लोग संविधान की प्रमुख विशेषताएँ। हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएँ क्या क्या है उसको देखते हैं और समझते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं, जो हमारा भारतीय संविधान है सबसे लंबा और लिखित संविधान है। हमारे भारतीय संविधान में विश्व में सबसे ज़्यादा अनुच्छेद और भाग है। जैसे कि देखते हैं हम लोग 395 अनुच्छेद और 22 भाग हैं। और इसके बाद देखते हैं हम लोग विभिन्न स्रोतों से विहित। हमारा जो संविधान है काफ़ी देशों से लिया गया है, जैसे कि अमेरिका से संविधान से लिया गया है, जिसे मूल अधिकारों को लिया गया है, और ब्रिटेन से लिया गया है। उसमें सबसे ज़्यादा हमारे संविधान में भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, जबकि उसमें 200 से अधिक अनुच्छेदों को लिया गया उसमें से। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं नम्यता और अनन्यता का समन्वय। जो हमारा भारतीय संविधान है वो कहीं ना कहीं लचीलेपन को और कठोर दोनों को दर्शाता है। लचीलेपन का मतलब है जब हम अभी किसी भी संशोधन करना चाहते हैं कोई भी, तो उसमें कुछ ऐसे होते हैं जिसमें 2/3 जो सांसद होते हैं उनके द्वारा जो है संशोधन किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनका संशोधन करने के लिए हमें 2/3 सांसदों की आवश्यकता तो होती है और कम से कम 50% राज्यों के अनुमति की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमारे कहीं न कहीं कठोरता का अनियमितता का बताता है कि हमारा जो संविधान है कहीं न कहीं कठोर और लचीला दोनों है। अब इसके बाद आता है हमारा सरकार का संसदीय स्वरूप। जो हमारा संविधान है उसमें हमारा ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय प्रणाली को। संसदीय प्रणाली में जो हमारी कार्यपालिका है और विधायिका है दोनों एक साथ समन्वय के रूप में काम करती है। दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं। जैसे कुछ हमारे जो सांसद होते हैं वो हमारे विधायिका के सदस्य होते हैं, फिर उसी में से कुछ जो हमारे सांसद होते हैं MP होते हैं वो जो है कि हमारे कार्यपालिका को ही करते हैं। तो ये दोनों जो है जो हमारा सरकार का संसदीय स्वरूप है उसमें कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक साथ समन्वय के रूप में काम करती है। लेकिन तो यही देखते हैं हम लोग जो अमेरिका का हमारा जो संविधान है वो हमको विधायिका और कार्यपालिका दोनों की शक्तियों का विभाजन अलग अलग होता है और दोनों अलग अलग रूप से काम करते हैं। अब देखते हैं हम लोग एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। जो हमारा भारतीय संविधान है वो एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करता है। इसमें सबसे ऊपर हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, सबसे ऊपर हमारा उच्चतम न्यायालय होता है, फिर उसके बाद उच्च न्यायालय होता है, फिर उसके बाद हमारा उच्च न्यायालय होता है, फिर कुछ इसके नीचे हमारा अधीनस्थ न्यायालय होता है, तो ये हमारा दिखाता है कि जो हमारी जो न्यायपालिका है वो किसी के अधीन नहीं होती है, न केंद्र सरकार के न राज्य से। वो अपनी एक स्वतंत्र बॉडी है और उसके ऊपर किसी का जो है कि अधिकार नहीं होता है, उस पर किसी का दबाव नहीं होता है। उसमें सबसे ऊपर जो है कि हमारे उच्चतम न्यायालय होती है। उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक भी बोला जाता है कि अगर संविधान में कुछ ऐसा वैसा होता है तो उसको जो है उच्चतम न्यायालय में उसको देखा जाता है। फिर आइए देखते हैं हम लोग मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमारा बेसिकली क्या है, इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जब हमारे किसी देश के किसी भी व्यक्ति का या लोगों का मूल अधिकारों का हनन होता है तो इसी मौलिक अधिकार के तहत हम लोग अनुच्छेद 32 के तहत रिट दायर कर सकते हैं। कहाँ? उच्चतम न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत
हम लोग रीतदार कर सकते हैं। और 226 अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में हम लोग रीट दायर कर सकते हैं। जो हमारा होता है, ये रीट 5 प्रकार की होती है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, परमादेश होता है, प्रतिषेध होता है, उत्प्रेषण होता है, अधिकार परीक्षा होता है। 5 प्रकार के रीटों द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। इसी को हमारे संविधान का मौलिक मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आइए अब देखते हैं हम लोग नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व बेसिकली क्या होता है? ये 3 सिद्धांतों पे काम करता है। ये समाजवादी होता है, फिर गांधीवादी होता है, उदार बौद्धिक, इन विचारधाराओं पे ये काम करता है। इसका सबसे पहले मेनली काम होता है कि ये लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना होता है, कि ये देश के लिए क्या क्या कल्याण करने के काम होते हैं वो नीति निदेशक तत्व में बताया जाता है। आइए अब देखते हैं हम लोग मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य हमारा बेसिकली क्या है? इसको 42वें संविधान संशोधन, इसको सबसे पहले स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। इसको कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ये सीधे सीधे क्वेश्चन कभी भी एग्जाम हमारा पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन। और दूसरा क्वेश्चन यही बनता है कि किस समिति के आधार पर हमारा जो है मौलिक कर्तव्यों का गठन हुआ है, तो किसके आधार पर हुआ है? स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। मौलिक कर्तव्य बेसिकली कहता क्या है? मौलिक कर्तव्य बेसिकली ये कहता है कि जो राज्य के लोग हैं उनके राज्य के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए। जैसे वो संविधान का आदर करें, हमारे राष्ट्रगान का आदर करें और राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज का आदर करें। इनका आदर करना और जैसे संप्रभुता, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना ही मौलिक कर्तव्य कहलाता है। आइए अब आगे देखते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब यह है कि हमारा जो देश है वो किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देता है। हमारे देश का कोई एक धर्म नहीं है। हमारे देश में अनेक प्रकार के धर्म हैं, सबको समान रूप से अधिकार देता है और वो किसी भी धर्म के लिए सिर्फ उसके सकारात्मक प्रभाव को बढ़ा सकता है, उसमें नकारात्मक प्रभाव नहीं किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं हम लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब कि देश में जितने भी लोग हैं उनको वयस्क मताधिकार पे वोट देने का अधिकार है। जाति लिंग भेद पे हमको उसको किसी भी प्रकार से रोका नहीं जा सकता है कि वो पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ हैं, किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, उनको इस आधार पे नहीं रोका जाता था। पहले वयस्क मताधिकार देने की जो आयु थी 21 वर्ष थी, लेकिन उसको 61वें संविधान संशोधन द्वारा घटाकर 61वें संविधान संशोधन द्वारा घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। अब देखते हैं एकल नागरिकता। एकल नागरिकता क्या है? एकल नागरिकता का मतलब रहता है कि हमारे देश में एकल नागरिकता होगी। यही हम लोग अमेरिका में देखते हैं तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता होती है। जैसे वहाँ पे देश के लिए एक अलग नागरिकता होगी, जो राज्य से बिलोंग करता होगा, जिस राज्य से, उसकी नागरिकता अलग होगी, उसके झंडे अलग होंगे। लेकिन हमारे देश में ऐसी नहीं है। हमारा जो देश है वो ब्रिटेन की नागरिकता पर आधारित है। हमारा देश में राज्य भी अलग अलग होने की वजह से हमारे देश का भी झंडा एक है और जो है कि नागरिकता भी एक है। इसकी वजह से हमारी जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। नागरिकता हमारी बेसिकली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। ये सीधे सीधे एग्जाम में हमारे क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटे एग्जामों में, बड़े एग्जामों से लेके कि हमारी नागरिकता कहाँ से ली गई है। तो हमारी नागरिकता कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। हमारी नागरिकता कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई है। अब आगे हम लोग देखते हैं त्रिस्तरीय सरकार।
त्रिस्तरीय सरकार का मतलब क्या होता है? विश्व में ऐसा कहीं नहीं जहाँ पे त्रिस्तरीय सरकार हो, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे त्रिस्तरीय सरकार है, जहाँ पे केंद्र सरकार भी काम करती है और राज्य सरकार भी काम करती है, और एक होती है हमारी पंचायतें जो होती हैं वो भी काम करती हैं, जिसे स्थानीय स्वशासन के रूप में जाना जाता है। तो हमारी जो है कि जो सरकार है वो कितनी स्तरीय है? त्रिस्तरीय है, जिसमें हमारे राज्य सरकार भी होते हैं, केंद्र सरकार भी, केंद्र, राज्य और कह सकते हैं स्थानीय शासन। हमारा केंद्र और राज्य और स्थानीय शासन हो सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग स्वतंत्र निकाय। स्वतंत्र निकाय ऐसा होता है कि जो हमारे संविधान में निर्माण किया गया कुछ स्वतंत्र निकाय का, जिसका मतलब होता है कि वो किसी भी चीज़ से, किसी भी प्रभाव से सबसे अलग होगी, उस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होगा। जैसे हमारे चुनाव आयोग है, निर्वाचन, उस पर हम किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकते हैं, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। फिर उसके बाद होती है जैसे लोक सेवा आयोग होती है, राज्य लोक सेवा आयोग, ये हमारे क्या है, एक तरीके से स्वतंत्र बॉडी है। आज के संविधान में हम लोग इतना ही देखेंगे और आगे अपने इस वीडियो में पॉलिटी के वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। आपका ये वीडियो कैसा लगा उसको देखें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।